गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। इसका हम लोग पार्ट 3 यानी कि अंतिम भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने कृषि का अर्थ, कृषि के प्रकार, उसके बाद में फसल के प्रारूप और मुख्य फसलें हमने देखे थे। आज हम लोग मुख्य रूप से अखाद्य फसलें देखेंगे। इन अखाद्य फसलों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रबड़। तो रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में भी इसे उगाया जा सकता है। इसके लिए जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, नम और आर्द्र जलवायु होना चाहिए और लगभग 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। मतलब अधिक वर्षा इसको चाहिए, अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु और अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है। इसे मुख्य रूप से भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में उगाया जाता है। 2010-11 में रबर का उत्पादन जो है विश्व में भारत का रबर के उत्पादन में चौथा स्थान था। तो ये रबड़ उत्पादक राज्य देख लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये आपका असम है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और ये अंडमान निकोबार है। तो इस प्रकार से ये 4-5 प्रमुख राज्य है जो रबड़ के उत्पादन में भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं। अब हम देखेंगे रेशेदार फसलें। रेशेदार मतलब जिससे धागा, तंतु निकलता है, उसे हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कपास। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। उसमें से ये 3 फसल जो है कपास, जूट और सन, ये मिट्टी में उगाई जाती है और प्राकृतिक रेशम जो है ये रेशम के कीड़ों द्वारा वनस्पतियों पर उसको निर्माण किया जाता है, उनके कीड़े को छोड़कर, और उससे उसे प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोकून। जो रेशम का कीड़ा होता है जो मलबारी पेड़ पर उसको छोड़ा जाता है और फिर वहाँ पर वो कोकून बनाता है और फिर उसे लेकर फिर प्रक्रिया करके उससे रेशम बनाया जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन या रेशम कृषि उसे कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरी रेशम, सेरीकल्चर। कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है और ये खरीफ फसल है। कपास के लिए दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मृदा जो है वो उपयुक्त मानी जाती है, जैसे महाराष्ट्र में। इसे उच्च और गुजरात, इसे उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई चाहिए। तो देखिए इसको तापमान अधिक चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, इसको शुरू में ही इसको वर्षा चाहिए, और अगर वर्षा का अभाव है तो सिंचाई के जरिए भी ये उत्पादन लिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको खिली धूप होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो बॉन्ड होते हैं कपास के वो फटने के लिए धूप चाहिए। और 210 दिन तक पाला रहित ज़मीन की आवश्यकता, मतलब उसकी जो ज़मीन है पूरी तरह से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो इसके जो उत्पादक राज्य देखिए कपास के, तो ये पंजाब है, हरियाणा है, एमपी है, मध्य प्रदेश, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। तो इन सभी प्रदेशों में, मतलब जो डेक्कन प्लेटू है उस डेक्कन प्लेटू पर सभी होता है, और पंजाब में इरिगेशन होने के कारण और हरियाणा में भारी मात्रा में ये उत्पादन लिया जाता है। अब हम देखेंगे जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जूट के लिए नई जलोढ़ मृदा चाहिए, जिसे हम लोग खादर कहते हैं। हर साल नदी को जो बाढ़ आती है और अपने मुहाने पर भारी मात्रा में जो क्या कहते हैं अवसाद छोड़ती है या गाद छोड़ती है, उसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं या खादर मृदा कहते हैं। तो ये नई जलोढ़ मृदा चाहिए, या उसको हम लोग डेल्टाई मृदा भी कहते हैं। वहाँ पर ये जूट की फसल ली जाती है।
इसे उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। इससे बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे व गलीचे बनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कृत्रिम रेशों के कारण नायलॉन, ये जो आपका कृत्रिम रेशा निकला है, इसके कारण अभी जूट की मांग कम हो गई है। बाजार में कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होने के कारण और मजबूत होने के कारण भी और आकर्षक भी होने के कारण इसकी मांग कम हो गई है। फिर भी देखिए, भारत में जो राज्य जूट का उत्पादन करते हैं तो ये आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम और मेघालय तो इन राज्यों में भारी मात्रा में ये जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारक, भारत में खाद्य उत्पादन घटता जा रहा है, उसके लिए क्या कारण है वो देखेंगे। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो गई है। गैर कृषि कार्य मतलब आप लोग जानते ही है, आवास के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, परिवहन साधनों का निर्माण करने के लिए या खनन कार्यों के लिए। बोए गए क्षेत्रों में कमी आ गई है, मतलब अनाज के जो जितनी मात्रा में पहले जितनी भूमि पर अनाज बोया जाता था उसकी संख्या में आज कमी आई है। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि के उपजाऊ क्षमता का ह्रास होना शुरू हुआ है, इसके कारण भी ये खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। असक्षम जल प्रबंधन, जिससे अधिक सिंचाई के कारण लवणता, हमारे देश में भारी मात्रा में जैसे पाइप लगा दिया, बस पानी छोड़ दिया, जबकि उस फसल को उतनी आवश्यकता भी नहीं होगी, तो इसके कारण क्या होता है, मृदा में क्षार बढ़ जाते हैं और यही क्षार के कारण फिर वहाँ नमकीनपना या जिसको हम लोग कहते हैं नमक की मात्रा बढ़ जाती है और जिसके कारण फिर फसल नहीं होती है। भूमिगत जल स्तर का गिरना, तो भारत में खासतौर पे भारी मात्रा में जो नलकूप है या बोरवेल है, इसका जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि भारी मात्रा में सिंचाई के कारण भी ये सूखे होते जा रहे हैं और इसीलिए खेती करने वाले लोग हैं उसकी संख्या भी कम हो रही है। खेतों का छोटा आकार, ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत में जो है खेतों का आकार बहुत ही छोटा है। इन एंड एवरेज 1 एकड़, आधा एकड़ एक व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग खेती है, तो ऐसे छोटे टुकड़ों में बहुत अधिक उत्पादन कैसा आ सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा भारत में भंडारण सुविधाओं के भी अभाव है, ये भी एक खाद्यान्न उत्पादन के घटने का प्रमुख कारण माना जाता है। और इसीलिए कृषि में किए गए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार देखेंगे हम लोग कि कृषि में कौन कौन से टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सुधार किए गए हैं। तो सबसे पहले जो सुधार किया गया है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, पहले हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, यानी कि जमींदार जो होते थे वो उस गांव के लगभग सारे ज़मीन के वो मालिक होते थे और फिर वो लोग अपने किसानों को, वहाँ के लोगों को पट्टे पर, किराए पर, भाड़े पर ज़मीन देते थे और उससे वो ज़मीन फसल करवाते थे। तो इसलिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया। जोतों के अधिकतर सीमा निश्चित की गई, मतलब एक व्यक्ति अधिकतर कितनी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं, इसको सीलिंग कानून कहा जाता है। तो ये सीमा तय गई और जिसके कारण अन्य लोगों को ज़मीन मिल रही जो खासतौर पे भूमिहीन मजदूर थे। खेतों की चकबंदी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। खेतों की चकबंदी यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, भारत में जो छोटे छोटे खेतों के टुकड़े हैं, आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के, इसके कारण उत्पादन जो है बहुत ही कम होता है। और उसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे खेतों में तो मेड़ बनाए जाते हैं, मतलब चारों तरफ उसकी जो बाउंड्री होती है मिट्टी की, उसको मेड़ कहा जाता है। तो ऐसे मेड़ों में भी बहुत सारी भूमि वेस्टेज चली जाती है। तो ऐसे समय में वो मेड़ों को निकाल कर पूरे उस क्षेत्र की भूमि को एक बना देना, मतलब उसका विस्तृत आकार बना देना और सामूहिक रूप से वहाँ पर खेती करना, इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और समय भी बचेगा और किसानों के आय में भी वृद्धि आ गई। उसी क्रिया को कहते हैं खेतों की चकबंदी करना। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो 1960 के दशक में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। हरित क्रांति में भारत में खासतौर पे
अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता सरकार द्वारा की गई और इसकी आउटपुट भी निकले। और इस हरित क्रांति के कारण ही भारत एक खाद्यान्न में, खासतौर पे गेहूं में पूरी तरह से क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। और हालांकि इसके परिणाम जो है, मतलब इसके जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, पूरे देश में सभी तरीके से समान रूप से इसके लाभ सभी को नहीं मिले। पंजाब और हरियाणा और उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों तक ही ये सीमित रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा देश आत्मनिर्भर हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, श्वेत क्रांति आप लोग जानते हैं, ये भी किसानों के लाभ के लिए है। जो श्वेत क्रांति मतलब जो ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है उसको, दूध, पशुपालन, ठीक है, डेयरी उद्योग का विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। किसानों को आधुनिक संकरित जो पशु दिए गए और फिर उनके आय में वृद्धि करने का भी प्रयास किया गया। सिंचाई परियोजना का निर्माण, तो भारत में खासतौर पे वर्षा जो मानसून है ये बहुत ही अनिश्चित है और इसीलिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए सरकार ने कई सारे परियोजनाओं का निर्माण किया, जिसमें नदी घाटी परियोजना का निर्माण, उसके बाद में छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए हैं, उसके बाद में तालाबों का निर्माण और नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करके सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई सारे प्रयास किए गए। किसानों को कुएं, नलकूप खोदने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण उपाय किया गया। फसल बीमा योजना, ये आप लोग जानते ही है, किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने, मतलब अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को फसल बीमा योजना शुरू की है कि अगर किसानों की फसल जो है सूखा, बाढ़ या आग के कारण अगर नष्ट हो जाती है तो फसल बीमा से किसानों को फसल नष्ट होने पर जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा दिया जाता है, जिससे किसानों को सुरक्षा मिलती है। सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई है, जिससे किसान, साहूकार और महाजन के चुंगल से बच जाते हैं और कम ब्याज दर पर बैंकों से उन्हें ऋण मिलता है, कर्जा मिलता है। इसके अलावा रेडियो और दूरदर्शन पर मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जो किसानों के लिए लाभकारी साबित होते हैं। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। किसान क्रेडिट कार्ड में मुख्य रूप से जिन किसानों के पास में एक किसान क्रेडिट कार्ड होता है तो उसे बैंक द्वारा कुछ जो राशि है क्रेडिट के तौर पे दी जाती है, उसके लिए कोई अनामत रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मतलब अगर खेतों में काम करते समय आग, बिजली या सांप या इस प्रकार के कारण अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसे सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है। किसानों को बिचौलिए से बचने के लिए सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य और लाभदायक खरीदी मूल्य की घोषणा करती है। तो ये हर वर्ष सरकार जो है मानसून के पूर्व, फसल शुरू होने से पहले ही सरकार, जिसको MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, ये डिक्लेयर करती है कि हम लोग इस वर्ष इस फसल को मिनिमम प्राइस कितनी रखेगी। जो प्राइस सरकार घोषित करती है उसी प्राइस पर सरकार अपने खरीदी केंद्रों पर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति या उनके द्वारा निर्मित जो भी खरीदी केंद्र है वहाँ पर उसी मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदा जाता है। ये भी एक किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक योजना है। खेतों में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग के लिए प्रोत्साहन। तो खेती का यांत्रिकीकरण करने के लिए आधुनिक उपकरण, औजारों का किसान उपयोग करें, इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, उन्हें सब्सिडी दी जाती है। पंचायत समिति के माध्यम से कई सारे ऐसे औजार किसानों को दिए जाते हैं और उसका लाभ किसान लेते हैं। कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जहाँ पर रिसर्च चलता है एग्रीकल्चर में। पशु चिकित्सा सेवाओं में चलाते हैं। पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी है। और कृषि विश्वविद्यालयों की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। ये सारी संस्थाएं उस क्षेत्र में अपनी सुविधाएं उपलब्ध करती है, रिसर्च करती है और वो किसानों तक पहुंचाते हैं। एक आप लोग नाम सुने होंगे, विनोबा भावे, जो महात्मा गांधी के समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें जमींदारों द्वारा दान की गई भूमि को भूमिहीन किसानों को उन्होंने बांट दी थी। इसे भूदान आंदोलन कहा जाता है।
इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये भूदान आंदोलन भी एक प्रकार से जो भूमिहीन किसान थे उन किसानों को भूमि मिली। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारत के लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि देश का खाद्यान्नों के साथ उद्योगों को कच्चा माल आपूर्ति करती है। चाय, कॉफ़ी और मसाले हमारे देश से निर्यात किया जाता है। सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 26% योगदान कृषि का है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 में लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं और आजीविका की साधन है। मतलब आज भी खेती में 52% जनसंख्या काम करती है, मतलब रोजगार उपलब्ध होता है, भला ही वो प्रचंड बेरोजगारी वाला हो, और साथ में इसी के कारण उनकी वे आजीविका का साधन है, अपने परिवार का वो भरण पोषण करते हैं इसी कृषि से। कृषि में रोजगार घटने के क्या कारण हैं देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे, इसलिए कृषि में रोजगार घटते जा रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती, आप लोग जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण अंतर्राष्ट्रीय किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, चुनौती है, इसके कारण भी घटता जा रहा है। हमारी सरकार भी कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और मंडियाँ मतलब बाजार, यांत्रिकीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती आ रही है। मतलब बजट में इस पर बहुत अधिक धन उपलब्ध नहीं कराती है। रासायनिक उर्वरकों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने के कारण लागत खर्चा बढ़ते जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा सब्सिडी थी, लगभग 50% 40% सब्सिडी दी जाती थी, अभी वो लगभग 20% के पास आ गया है। कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। तो आयात के कारण क्या हो रहा है, विदेशियों के जो माल है वो भारत में आ रहा है और वो सस्ते दामों में बेचे जा रहे हैं, इसके कारण किसानों का घाटा हो रहा है, जिसके चलते किसान कृषि में पूंजी निवेश करने के कम कर रहे हैं और इसी के कारण ये घटते जा रहा है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैसे इसमें दो तरीके देखेंगे हम लोग, दो वैश्वीकरण। वैसे हाल ही में वैश्वीकरण की जो शब्द है ये हाल ही में 1990 के बाद में प्रचलित हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इतिहास में जाते हैं तो ये हमारे देश में पहले से ही प्रचलित था, जिसे हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक कालीन वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना और इसी कारण वस्तुएं और तकनीकों के ज्ञान का आदान प्रदान करना, दैट इज द वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। उपनिवेश काल में वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। उपनिवेश काल में वैश्वीकरण की स्थिति मौजूद थी, मतलब ये कोई वर्तमान संकल्पना नहीं है। 19वीं सदी में जब यूरोपीय भारत में आए तब भारत के मसाले और कपड़े विभिन्न देशों में निर्यात होते थे, ये भी एक वैश्वीकरण ही था। लेकिन अंग्रेजों ने फिर कपास को कम दामों में खरीद कर भारी मुनाफा कमाया, जिसके कारण हमारा कपड़ा उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हुआ। इंग्लैंड का कपड़ा भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन की ओर चला गया, यही वैश्वीकरण ही था। मतलब भारत का उस औपनिवेशिक वैश्वीकरण के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह से पतन हो गया। बिहार में आप लोग जानते हैं किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि कपड़े को रंगाने के लिए वो नील की भारी मात्रा में मांग थी लंदन में, यानी कि यूरोपियन देशों में, इंग्लैंड में। लेकिन जो ये नील की खेती किसानों के हित में नहीं थी, इस कारण नील की खेती करना भी उन्होंने बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार के नीतियों के कारण लौह इस्पात उद्योगों का भी पतन हुआ। तो इस प्रकार से ये औपनिवेशिक वैश्वीकरण का उस समय भारत पर हुए बुरे प्रभाव थे। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव। 1990 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी देशों ने अपनाई है, जिसके भारतीय कृषि पर कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरतों का अन्य सामान खरीदने लगा है, ये पहला फायदा हुआ है हमें। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से इस फसलों का अधिक उत्पादन होने लगा, मतलब विश्व में कई सारे ऐसे अनाज या फसल है उसकी मांग बढ़ी है, इसके कारण देश में इसका उत्पादन बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टिकने के लिए किसानों में
अपने उत्पादन की गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो खुलापन होता है, खुला बाजार होता है, तो वहाँ पर क्वालिटी चाहिए और दाम भी कम चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय किसानों ने अपने फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने और उसका स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन होने वाली चीज़ों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किसानों के आय में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं थी। मतलब इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि अन्य देशों की फसलें हमारे देश में आ गई, वहाँ की तकनीक हमारे देश में आ गई, हमारे देश की वहाँ चली गई, और इसके कारण हमारे देश में नई फसलें, नई पैदावार और नई तकनीकी का प्रयोग, खास तौर पे महाराष्ट्र में आप लोग जानते हैं इजरायली कृषि एग्रीकल्चर में इजरायली तकनीक का भारी मात्रा में अभी प्रयोग हो रहा है। नकारात्मक प्रभाव देखिए, विकसित देशों के सामने विकासशील देश प्रतिस्पर्धा में नहीं कर पाए। जो विकसित देश है, धनी राष्ट्र, अमीर राष्ट्र है, उन किसानों के सामने, क्योंकि उनके खेतों के आकार बड़े हैं, प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है, खर्चा बहुत कम होता है, सरकार उन्हें भारी मात्रा में सब्सिडी देती है, और इसीलिए उन्हें लागत खर्चा कम होता है, और इसीलिए वो उनका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी फसलों की कीमतें कम होती है और गुणवत्ता का भी वो लोग पालन करते हैं। तो इसीलिए इस प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे भारतीय किसान। विश्व के धनी देश विकासशील देशों में सस्ते दामों में अनाज खरीदने की कोशिश भी करते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। मतलब हमारे उनके लिए फ़ायदा, हमारे लिए नुकसान। वैश्वीकरण की दौड़ में छोटे किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए और इन्हें कृषि कार्य छोड़ना पड़ा। वैश्वीकरण ने केवल व्यापारिक कृषि को बढ़ावा मिला, किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता को पूरा करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया। इसके कारण भी खाद्यान्न की कमी आई है। अमीर देशों ने विकासशील देशों पर दबाव डाला कि वह अपने देशों में किसानों को दे रही सब्सिडी को कम करें, जबकि वह अपने किसानों को बहुत अधिक सब्सिडी दे रहे। तो ये एक प्रकार से ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है ये जो विकासशील देश है ये ग्लोबलाइजेशन का। भारत चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी विकसित देशों से स्पर्धा करने में असफल रहा है। तो इस प्रकार से ये दुष्परिणाम है या नकारात्मक प्रभाव है। भारतीय कृषि और वर्तमान स्थिति को हम लोग देखते हैं। वर्तमान में भारत में कार्बनिक कृषि, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि कहते हैं, अधिक प्रचलन हो रहा है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि की जा रही है, और ये मतलब मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। यह पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी बात है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के खेतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय किसान केवल खाद्यान्नों की खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले उनका खेतों का आकार छोटा है। कुछ ऐसे अधिक कीमतों पर बेचे जाने वाली फसलों का, आधुनिक फसलों का उन्हें उत्पादन लेना चाहिए, उससे उनके आय में वृद्धि होगी, तभी वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो भारत में लगभग देखिए 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इसका मतलब एक व्यक्ति को आधे से भी कम हेक्टेयर भूमि आती है। भारतीय किसानों ने खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आय बढ़ेगी और पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल और गन्ने से भी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इन फसलों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारी मात्रा में मांग है। तो ऐसे नई फसल लेने के लिए भी किसानों पारंपरिक फसलों को छोड़कर इन नए प्रयोग करने पर भी बल देना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। क्या आप जानते हैं, ये देखिए एक ऊपर आया था आपका सेरीकल्चर, तो सेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, मतलब व्यापारिक दृष्टि से जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य पालन किया जाता है उसको हम लोग पिशीकल्चर कहते हैं। फिशीकल्चर, पिशी, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। रेशम सेरी, रेशा शेरा, इस प्रकार से।
अंगूरों की खेती जो है वो है विटीकल्चर कहा जाता है, और सब्जी फल फूल और वाणिज्य के लिए उगाना हार्टिकल्चर, जिसे हम लोग बागवानी खेती कहते हैं, उसको हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, उन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिए, और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले पीरियड में हम लोग मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।